Hello everyone. This is the third lecture of our modern Indian history. इससे पहले हमने पोर्तुगीज़ के बारे में देखा है, इंग्लिश के बारे में देखा है, डच के बारे में देखा है. आज हम थोड़ा फ्रेंच सेंटर्स के बारे में देखेंगे. जब वो इंडिया में आए तो अर्ली सेटबैक्स उनको क्या मिले इंडिया में, उसके बारे में देखेंगे. जो 3 कर्नाटिक वॉर्स हुई बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, उसके बारे में देखेंगे. थर्ड कर्नाटिक वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश बोलते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे. और फ्रेंच के क्या फेलियर्स थे इंडिया में, उसका भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इनका स्टोरी कहाँ से शुरू होती है. पहली बात तो ये कि जो फ्रेंच थे ये लास्ट थे इंडिया में आने वाले, है ना. दे वर दी लास्ट पार्ट टू कम टू इंडिया 1664 के आसपास. ऑल्दो ये प्लान कर रहे थे पहले ही आ जाएं, लेकिन 1664 के आसपास ये एग्जीक्यूट कर पाए. होता क्या है, कॉलबर्ट जो होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं लुई 14 के, है ना. वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं और इस कंपनी को राजा के थ्रू 50 ईयर्स की मोनोपोली मिलती है. मतलब फ्रांस से अब यही कंपनी ट्रेड करेगी ईस्ट के साइड में. अभी लुई 15 जो है, इस 14 जो है, इसके बाद में लुई 16 भी आते हैं. लुई 16 के टाइम पे ही हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलता है 1789 में. ओके, 1667 में क्या होता है, फ्रैंको कैरन जो होते हैं वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सूरत में 1667 में. 1669 में मरकर जो है वो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं. किसकी परमिशन से, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गोलकोंडा कहाँ पे है ना. गोलकोंडा कहाँ पे है, बीजापुर कहाँ पे है, बेरार कहाँ पे है, बीदर कहाँ पे है और अहमदनगर कहाँ पे. ठीक है, तो गोलकोंडा में हमको कुतुबशाही डायनेस्टी देखने को मिलती है. तो वहीं के सुल्तान से फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन ले लेते हैं. अभी अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो आप ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कोरिलेशन बिठा पा रहे होंगे कि यहाँ पे अब जो भी आ रहे हैं पार्ट्स आ रहे हैं वो कोशिश करें कि क्या तो सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाए या मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि ये दोनों जो सेंटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे उस टाइम पे. धीरे धीरे हमको देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स के अंदर बॉम्बे और बंगाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, फिलहाल के लिए 1673 में शाइस्ता खान जो है वो परमिशन दे देते हैं फ्रेंच को कि वो चंदरनागौर, यहाँ जो एरिया है, ये वाला बंगाल में जो एरिया है, यहाँ पे टाउनशिप इस्टेब्लिश कर लें. और शेर खान लोधी जो है वलीकोंडापुरम में, वो फ्रैंको मार्टिन को एक साइट दे देते हैं सेटलमेंट के लिए, रहने के लिए. यहीं पे अगले साल अब फ्रैंको मार्टिन जो है वो पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश करते हैं, दिस पौंडीचेरी. ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनेगा फ्रेंच पार के लिए. ओके, आगे क्या होता है. अभी इनको अर्ली सेटबैक्स क्या देखने को मिलते हैं इंडिया में. पहला तो ये कि डच के साथ में राइवलरी शुरू हो जाती है. कैसे होती है, यूरोप में क्या है, 9 ईयर्स वॉर शुरू हो गया. अभी यहाँ पे जो लुई 14 है ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं मिलिट्री बेसिस पे. तो अब यूरोप में क्या होता है कि कोई भी पार होती है, अभी एक तो इतनी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, तो कोई भी अगर लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है, तो पूरा यूरोप इन्वॉल्व हो जाता है. यहाँ पे भी क्या होता है कि जो लुई 14 है वो एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं मिलिट्री के दम पर. तो जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे ब्रिटिश हो गए, स्पेनिश हो गए, डच हो गए, है ना, ये सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं अगेंस्ट फ्रांस. तो ये हमको देखने को मिलता है इंडिया में भी. इंडिया में क्या होता है, 1693 में जो डच हैं वो पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है, अभी ये बाद में जब 9 ईयर्स वॉर का सेटलमेंट होता है तो एक ट्रीटी होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ रिश्विक भी बोलते हैं 1697 में. इसमें क्या होता है, फ्रेंच को जो पौंडीचेरी है वो वापस तो मिल जाती है, लेकिन अगले 2 साल तक भी जो डच है वो होल्ड रखते हैं अपना यहाँ पे पौंडीचेरी पे. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस क्या होता है, अभी यही चीज़ सॉल्व हुई, उसके बाद में वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन शुरू हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है कि चार्ल्स सेकंड जो है वो मर जाते हैं. अब चार्ल्स सेकंड जो है वो लास्ट रूलर हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के. इनके क्योंकि कोई बच्चे नहीं होते, है ना, तो अब डिस्प्यूट शुरू हो गया है कि सक्सेशन कैसे करें. तो यहाँ पे अब 2 कंटेंडर्स आते हैं, एक तो फिलिप और दूसरा लियोपोल्ड I. फिलिप जो होते हैं वो ग्रैंडसन होते हैं लुई 14 के, और जो लियोपोल्ड हैं वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के ही होते हैं. अभी इसमें सोचने वाली बात ये है कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी में ये फ्रेंच लोगों का क्या काम, तो इनका थोड़ा मैटरनल रिलेशनशिप था. कैसे, जो ये चार्ल्स सेकंड थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एक फ्रेंच प्रिंसेस के साथ में शादी की थी, है ना, तो वहाँ से रिलेशन बनता है. तो इस वजह से फिलिप भी इस सक्सेशन के डिस्प्यूट में कूद पड़े. ठीक है, इस जो डिस्प्यूट का इफेक्ट है वो इंडिया में भी देखने को मिलता है. इंडिया में फ्रेंच को अपनी फैक्ट्रीज अबेंडन करनी पड़ी इसकी वजह से. कौन सी फैक्ट्रीज, फैक्ट्री एट सूरत,
फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम एंड फैक्ट्री एट बांतम। बांतम हमको इंडोनेशिया के साइड में देखने को मिलता है। तो यहाँ की फैक्ट्रीज जो हैं वो फ्रेंच को अपनी छोड़नी पड़ी। उसके अलावा तीसरी जो बहुत ख़राब चीज़ इनके साथ में हुई कि फ्रैंको मार्टिन अब मर जाते हैं 1706 में। तो अब ये अर्ली सेटबैक्स का इनका सिनारियो था, डच की वजह से दिक्कत, बाद में स्पेनिश सक्सेशन की वजह से दिक्कत, और फ्रैंको मार्टिन भी चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी इनको अगले 20 साल तक 1720 से लेके 1742 तक ऑलमोस्ट 20 साल तक ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में एंगेज कर देते हैं, कि अपने आप को वापस से एम्पावर करने में एंगेज कर देते हैं। किन गवर्नर्स के अंदर? लेनॉर और ड्यूमस के अंदर। ठीक है, अभी इनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है क्योंकि इनका जो कंट्रोल है, फ्रेंच का जो कंट्रोल है वो मॉरिशस और रियूनियन पे था। अगर थोड़ा सा मैप देखें तो यहाँ पे हमको ये देखो, ये अफ्रीका देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको रियूनियन आइलैंड और यहाँ पे मॉरिशस देखने को मिलता है। ठीक है, तो मॉरिशस के ज़रा सा नीचे थोड़ा सा वेस्ट साइड में, साउथ वेस्ट साइड में रियूनियन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको सेचलीज देखने को मिलता है, यहाँ पे हमको चागोज आर्किपेलागो देखने को मिलता है, डियागो गार्सिया देखने को मिलता है, यहाँ पे मालदीव्स है और यहाँ पे श्रीलंका। अब रियूनियन आइलैंड के बारे में थोड़ा सा देखें तो जैसे हमारा थियरी रहता है, इंडिया जब नीचे गोंडवाना से टूट के ऊपर यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा था तो रियूनियन हॉटस्पॉट से, यहाँ पे हॉटस्पॉट है, उससे होके जब जाता है तो ही हमारा डेक्कन लावा वाला जो मतलब लावा है वो ऊपर आता है और उसी से हमारा डेक्कन प्लाटू बनता है। तो दिस इज़ दी रियूनियन आइलैंड। यहाँ पे हमको मॉरिशस, तो यहाँ पे चलो ठीक है वापस आते हैं, यहाँ पे फ्रेंच का कंट्रोल था। ठीक है, तो यहाँ से उनको हेल्प मिल रही थी, इस वजह से उनके लिए थोड़ा ईजी हो गया रीऑर्गेनाइज करना। मीनवाइल कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या हो रहा है? अब जब फ्रेंच आते हैं तो उस टाइम पे औरंगजेब पावर में रहते हैं। अब औरंगजेब का माना जाता है कि बहुत रूथलेस रूलर थे ना, बहुत पकड़ में रखते थे सब लोगों को। 1707 में ही डाइड, और ये हम सबको पता है कि औरंगजेब के जाने के बाद जो मुगल एम्पायर है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। हाउ? फर्स्ट रीज़न, जो बाद में 9 रूलर्स जो भी आए वो बहुत वीक थे। मुगल एम्पायर इतना सेंट्रलाइज, इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके संभालने लायक नहीं था वो। ठीक है, सेकेंड, रीजनल पावर्स इमर्ज हो गई हैं। अब क्योंकि सेंट्रल पॉलिटी वीक हो रही है तो डिसइंटीग्रेट करेगा, तो रीजनल पावर्स ज़्यादा डोमिनेंट हो रही हैं। मराठाज निकल के आ रहे हैं, सिख्स निकल के आ रहे हैं, राजपूत्स अपना वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जाट्स भी आ रहे हैं इस टाइम पे, और जो उनके खुद के गवर्नर्स थे वो भी इंडिपेंडेंट असर्ट कर रहे हैं, जैसे बंगाल में, जैसे हैदराबाद में, जैसे अवध में। तो रीजनल पावर्स भी निकल के आ रही हैं। मराठाज बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, और यूरोपियंस के लिए अब एक ओपन फील्ड बन गया है अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का। उसके अलावा क्या फ़ायदा होता है कि फारूक शियार का फरमान मिल जाता है इंग्लिश को, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ब्रिटिशर्स के लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रेंच भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, और इंग्लिश भी पावर में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब क्योंकि 2 कंटेंडर्स खड़े हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें कन्फ्लिक्ट होना बहुत लाजमी है। ठीक है, वही हुआ। आगे क्या होता है, इनमें 3 कर्नाटक वॉर्स होते हैं। अभी कर्नाटक जो है ये जगह का नाम है, ये अगर हम साउथ इंडिया इस तरीके से बनाते हैं तो ये जो जगह होती है कोरोमंडल कोस्ट के पास में, इसी को हम कर्नाटक बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि लड़ाई इसी के आसपास हुई थी तो हम इनको कर्नाटक वॉर्स बोलते हैं। तो 3 हुए, फर्स्ट 1744 से 48, सेकेंड 49 से 54 और थर्ड 58 से 63। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर कैसे होता है? 1744 से 48 में होता है। क्यों होता है? पहला तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे, कंपेटिटर्स थे, तो वो एक रीज़न। दूसरा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, उसकी वजह से। और तीसरा अब इन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया इस वजह से। ठीक है, अभी फ्रेंच को पता था कि ये इंडिया में वीक हैं, इसलिए ये इंडिया में पंगे नहीं करना चाहते थे। लेकिन इंग्लिश को पता था कि हम इंडिया में स्ट्रॉन्ग हैं, हम इनको हरा सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश ने प्रोवोक किया। इंग्लिश जो बार्नेट जो थे उन्होंने फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया। अभी फ्रेंच भी रिटेलिएट करेंगे तो इन्होंने मद्रास को सीज़ कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लिश के लिए। तो मद्रास को इन्होंने सीज़ कर लिया। ये बड़ी बात थी कि ये जो इंग्लिश थे ये सोच रहे थे कि फ्रेंच तो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये मद्रास को सीज़ करने में सक्सेसफुल हुए, है ना। कैसे हुए कि मॉरिशस से जो फ्लीट थी अंडर एडमिरल ला बोर्डोनॉइस, उन्होंने इनकी हेल्प की और इन्होंने मद्रास को सीज़ कर लिया 1746 में। ठीक है,
अभी इंग्लिश जो है वो अनवरुद्दीन के पास गए। अनवरुद्दीन उस टाइम नवाब थे कर्नाटक के, तो अनवरुद्दीन ने हेल्प करना, ठीक है, मान गए वो। तो इसी में बैटल ऑफ सेंट थॉम होती है फर्स्ट कर्नाटक वॉर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फ्रेंच फोर्सेस होती है अंडर कैप्टन पैराडाइज और अनवरुद्दीन की फोर्स होती है अंडर महफूज खान, जिसमें जो फ्रेंच हैं ये हरा देते हैं अनवरुद्दीन की फोर्स को, ठीक है। ये एक पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी यूरोपियन पावर ने किसी नेटिव पावर को हरा दिया ऑन ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा पहले ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, वो वहाँ पे ट्रीटी कंक्लूड हुई, जिसको हम ट्रीटी ऑफ एक्सला शपेल बोलते हैं। 1748 में ये ट्रीटी कंक्लूड हुई, तो इंडिया में भी बात थम गई, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, मद्रास जो था, जो कि फ्रेंच ने सीज कर लिया था, वो वापस से ब्रिटिशर्स को दे दिया। और फ्रेंच को टेरिटरीज मिली इन नॉर्थ अमेरिका, क्यूबेक वाली, ये प्रेजेंट डे कनाडा में हमको देखने को मिलता है। तो ऐसा हुआ, मद्रास वापस दे दिया और टेरिटरी मिली नॉर्थ अमेरिका में, क्यूबेक, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड कर्नाटक वॉर के बारे में देखते हैं। अभी ड्यूप्ले जो है, क्योंकि फर्स्ट कर्नाटक वॉर में ये जीत गए, बैटल ऑफ सेंट थॉम में जीत गए, तो अब ड्यूप्ले जो है, जो नया गवर्नर बन के आता है, ये एम्बिशियस हो गया कि अब मैं चाहता हूँ कि अपना पावर असर्ट करूँ, अपना कंट्रोल, है ना, बनाऊँ, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं कि फ्रेंच पावर बढ़े, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़े। क्या होता है, अभी लोकल पॉलिटिक्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। हैदराबाद का सिनारियो क्या है, निज़ामुल मुल्क जो होते हैं वो हैदराबाद को अपना अलग बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। 1748 में जो निज़ामुल मुल्क है वो मर जाते हैं। अब सक्सेशन का डिस्प्यूट कि कौन बैठेगा गद्दी पे, तो अभी क्या होता है, नसीर जंग खड़े होते हैं और मुजफ्फर जंग खड़े होते हैं। नसीर जंग तो निज़ाम के बेटे ही होते हैं और मुजफ्फर जंग ग्रैंडसन होते हैं निज़ाम के, ठीक है। नसीर जंग को सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच। तो अब इनके बीच में ये लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं यूरोपियन पास, ठीक है। वहीं कर्नाटक में क्या सिनारियो है, कर्नाटक में अनवरुद्दीन तो पहले से नवाब है, लेकिन उसको चैलेंज कर रहा है चंदा साहिब, उसकी पावर को चैलेंज कर रहा है चंदा साहिब। इस चंदा साहिब को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमने इससे पहले भी देखा बैटल ऑफ सेंट थॉम में ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बैटल ऑफ अंबर होती है, जिसमें अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। 1740 में ये बैटल होती है, इसमें अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। तो अब फिर से फ्रेंच यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस बैटल के बाद में क्या कंक्लूजन निकल के आता है, मुजफ्फर जंग जो है उसको सूबेदार बना दिया जाता है डेक्कन का, ड्यूप्ले को गवर्नर बना दिया जाता है सब मुगल टेरिटरीज का साउथ ऑफ कृष्णा रिवर के नीचे जो भी मुगल टेरिटरीज हैं उनमें ड्यूप्ले को गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है। बस्सी जो है फ्रेंच ऑफिसर है, उनको मिलिट्री के साथ में स्टेशन कर दिया जाता है हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंच को टेरिटरी भी मिल जाती है पौंडीचेरी के पास में। तो ये गेन्स होते हैं फ्रेंच के आफ्टर सेकेंड कर्नाटक वॉर। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री हो जाती है, तो ये थोड़ा यू टर्न मार जाता है। क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो बैटल ऑफ अंबर हुई, इसके बाद में जो भी हुआ हमने देखा क्या क्या सिनारियोज आए, है ना। उसके बाद में क्या होता है, कर्नाटक में अब नवाब बन गए हैं चंदा साहिब, ठीक है। अनवरुद्दीन को मार के चंदा साहिब नवाब बन गए हैं और मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था, वो अभी भी फाइट कर रहा है फॉर हिज राइट्स, है ना, बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जो भी है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसके बाद में क्लाइव क्या होता है, क्लाइव की एंट्री आती है। क्लाइव सजेस्ट करते हैं, अभी क्लाइव को फर्स्ट कर्नाटक वॉर में भी प्रिजनर बनाया गया था, तो क्लाइव सजेस्ट करते हैं सेकेंड कर्नाटक वॉर में कि हम आरकोट को रेड कर देते हैं। अभी आरकोट जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है ना, कर्नाटक की कैपिटल है आरकोट, तो वहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि आरकोट को हम अटैक कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अभी जो है चंदा साहिब वो तिरुचनापल्ली में बैठे हैं, जब उसे पता चलेगा कि आरकोट में ऐसा ऐसा हो गया तो अपनी कैपिटल बचाने तो आएगा, किसी भी टेरिटरी के लिए अपनी कैपिटल थोड़ी गवाएगा। तो उनका ये था कि आरकोट को सीज करते हैं, वो बचाने के लिए आएगा, पीछे से आप तिरुचनापल्ली पे अटैक कर देना, उसको कंट्रोल में ले लेना, ठीक है। सेम ऐसा ही हुआ, जो क्लाइव है उन्होंने रेड किया आरकोट में, चंदा साहिब बचाने के लिए भागा आरकोट की तरफ। यहाँ पे इसके पास में 4000 की सेना थी और क्लाइव के पास 210 की सेना थी, ठीक है, 4000 या 400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 53 डेज तक ये सीज चला।
53 डेज तक ये सीज चला और पीछे से तिरुचनापल्ली को भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया, चंदा साहिब को मार दिया और यहाँ पे जो है इंग्लिश जो है वो अब एक डोमिनेंट उसमें आ गए हैं। ठीक है, क्या होता है 1751 में आकोट को कैप्चर कर लेते हैं, तिरुचनापल्ली को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, चंदा साहिब को एग्जीक्यूट कर देते हैं, है ना। एग्जीक्यूट कौन करता है? मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा। ओके, आउटकम क्या होता है इसका? फ्रेंच को बहुत हैवी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, ड्यूप्ले को वापस बुला लिया जाता है। गवर्नमेंट सोचती है कि ये तो आए दिन लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, पैसे वैसे को बहुत नुकसान कर रहा है, तो इसको वापस बुला लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ऑल द ड्यूप्ले खर्चा उस टाइम पे कर रहा था लेकिन फिर भी अपना डोमिनेंस असर्ट कर रहा था। गोदेहू को नया गवर्नर बना देते हैं, विच वॉज अ बिग मिस्टेक। गोदेहू को नया फ्रेंच गवर्नर बना देते हैं 1754 में, है ना। अब गोदेहू की पॉलिसी रहती है थोड़ा नेगोशिएशन वाली इंग्लिश के साथ में। ठीक है, इंग्लिश को अपनी लॉस्ट पावर रिगेन कर लेते हैं, वो वापस मिल जाती है ना। और ठीक है, ओके। उसके बाद में थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या होता है? थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 से 63 में हमको देखने को मिलता है। क्यों होता है? अब वही यूरोप में 7 years वॉर चलता है। ठीक है, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन हो जाता है, जिसका रिफ्लेक्शन हमको इंडिया में भी देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें? नॉर्थ अमेरिका में टेरिटरीज हैं, उनकी वजह से दिक्कत शुरू होती है, इन दोनों में एटलीस्ट। ठीक है, 1758 में क्या हो रहा है? फ्रेंच आर्मी जो है अंडर काउंट डी लैली ये कैप्चर कर लेती है सेंट डेविड को, फोर्ट ऑफ सेंट डेविड को और विजयनगरम को। अब ये ऐसा है तो इंग्लिश अब रिटालिएट करेंगे। इंग्लिश ने भी मसूलीपट्टनम में रिटालिएट कर दिया। ठीक है, अभी इसमें थर्ड कर्नाटिक वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है, बैटल ऑफ वंडीवॉश। बैटल ऑफ वंडीवॉश ये वंदावासी एक जगह होती है, या वंदावासी एक जगह होती है तमिलनाडु में, वहाँ उसी को वांडीवॉश बोला जा रहा है या वांडीवॉश बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये बैटल होती है। अभी इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 1760 में हो रही है। 1757 में इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता इंग्लिश ने, है ना। और अभी ये डच को भी हराएंगे, है ना, डच को भी हरा दिया इन्होंने। तो अब इनके पास पावर बहुत ज़्यादा आ रही है बंगाल पे, क्योंकि कंट्रोल है तो इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो अभी फ्रेंच का इनसे जीतना बहुत मुश्किल है, और फ्रेंच का कंट्रोल तो अभी पौंडीचेरी वगैरह वाली जगह पे है, और ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल सच में एक्सपांड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? इंग्लिश अंडर सर आयरकूट ये होते हैं, और फ्रांस में आर्थर डी लैली होते हैं, फ्रांस की तरफ से, फ्रेंच लोगों की तरफ से जीत जाते हैं इंग्लिश। ठीक है, बस्सी और लाली को प्रेजेंट बना लिया जाता है, और लाली को बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है फ्रांस में 1766 में। बैटल खत्म कैसे होती है? ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस होता है 1763 में, जिसमें फ्रेंच फैक्ट्रीज को रीस्टोर तो कर दिया गया है, लेकिन अब फ्रेंच का जो पार है वो फिनिश हो गया है, इंग्लिश का सुप्रीमेसी हो गया है, और कोई भी यूरोपियन राइवल इतना स्ट्रांग नहीं बचा है कि वो इंग्लिश पार को चैलेंज कर पाए। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से फ्रेंच जो है वो हारे और ब्रिटिशर्स को एक एज मिला फ्रेंच पे। ठीक है, पहला रीज़न तो ये, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक स्टेट रन कंपनी थी। अब जहाँ पे कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, रेड टेपिज्म होता है, तुमको अप्रूवल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहीं प्राइवेट कंपनी अपना जल्दी से डिसीजन ले सकती है ना, जल्दी काम कर सकती है, एफिशिएंसी ज़्यादा देखते हैं। तो ब्रिटिशर्स वाली जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, फ्रेंच वाली जो कंपनी थी वो एक स्टेट रन कंपनी थी। दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत डिलेड होती थी, यहाँ पे इंस्टेंटली डिसीजन मेकिंग कर सकते थे ये लोग। ठीक है, फ्रेंच के पास में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था विच वॉज पौंडीचेरी, वेरएज अगर कंपेयर करें तो ब्रिटिशर्स के पास में तीन इम्पॉर्टेंट जगह थी। कलकत्ता था उनके पास में, बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था। तो इनके पास 3 इम्पॉर्टेंट जगह थी। उसके बाद में इनके पास फंड्स नहीं थे इतने। ड्यूप्ले को भी इसी वजह से बुलाया गया वापस कि वो खर्चा बहुत कर रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश किया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इनके पास अच्छे खासे पैसे थे, फंड रेज करते थे ये लोग। ऊपर से फ्रेंच का जो वो ध्यान दे रहे थे वो टेरिटोरियल एक्सपेंस पे ज़्यादा हो गया। लास्ट में आके उन्होंने ये कमर्शियली इतना नहीं सोचने लगे, टेरिटरी को पाने का ज़्यादा उनको चाह बढ़ने लगी, डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन वहीं ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने अपने पैसा भी मेंटेन करके रखा और टेरिटरी को भी उसी तरीके से मेंटेन किया। वो कमर्शियली भी उतना ही इन्वॉल्व थे जितना टेरिटोरियली थी। ठीक है, लास्ट रीज़न जो है वो ये है कि फ्रेंच के पास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं थे, ड्यूप्ले के अलावा कोई आया ही नहीं। लेकिन
यहाँ पे ब्रिटिशर्स में हमको क्लाइव देखने को मिलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही शार्प एंड शूड थे। आयरकूट देखने को मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लीडर्स भी आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फ्रेंच एंड ब्रिटिश। अभी थोड़ा सा हम डेन्स के बारे में देख लेते हैं। तो डेन्स, डेनमार्क वाले जो लोग थे उनको हम डेन्स बोलते हैं। इनकी जो फैक्ट्री है वो 1660 में इस्टेब्लिश हुई। ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। 1620 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं ट्रांकोबार में, ये तंजौर के पास में पड़ती है। सेटलमेंट भी इनकी रहती है सेरमपुर, कलकत्ता के पास में। और लास्ट में जो भी इनका रहता है टेरिटरी, फैक्ट्रीज वगैरह रहती हैं, सेटलमेंट्स रहती हैं, वो ब्रिटिशर्स को 1845 में बेच के चले जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट फ्रेंच का इंग्लिश के साथ में राइवलरी, और छोटा सा अबाउट डेन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का स्टोरी देखेंगे। एंड सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।